के अंदर काफ़ी सारा न्यूज़ फ्लो भी है और इस न्यूज़ फ्लो के बीच में देश में क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन खासी बढ़त इसमें देखने को मिल रही है। क्रेडिट कार्ड कारोबार, नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग, फिनटेक कारोबार को लेकर हमने एचडीएफसी बैंक के ग्रुप हेड जो पेमेंट्स देखते हैं, कंज्यूमर फाइनेंस देखते हैं, डिजिटल बैंकिंग देखते हैं, पराग राव, उनसे बातचीत की। तो एक बार सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं इस मेगा ट्रांजैक्शंस पे जो अब बैक टू बैक हमको क्रेडिट कार्ड्स में देखने को मिल रही है। मैं दो चीजों के बारे में बात करूंगा, जानकारी दूंगा। एक तो ये है कि हमने जो पिछले जो 9 महीने थे, जिस समय एम्बार्गो था, वो उस समय हमने यूटिलाइज किया, बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज किया, सो दैट वी कुड सॉर्ट ऑफ रीलुक आवर स्ट्रेटजी। हमारे जो ग्राउंड लेवल स्ट्रेटजीज थे वो हमने रीलुक किया। हमारे कस्टमर से हमने बात किया। उस समय भी हमारे पास 15 मिलियन का क्रेडिट कार्ड कस्टमर थे। वी वेंट बैक टू ऑल ऑफ देम, उनसे बातचीत की, उनसे फीडबैक लिया, पता किया कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में उनके क्या व्यूज है, क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। हमने ये भी जाना कि और क्या क्या सेगमेंट्स में हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं हमारे फ्यूचर कस्टमर्स के लिए। तो ये सब चीज हमने किया और सही माने में हमने हमारा स्ट्रेटजी जो है रीबूट किया। तो ये कहना चाहूंगा कि हमारी स्ट्रेटजी के 4 पहलू है। एक लेग जो है वो है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को हम कैसे इम्प्रूव करें। जैसा मैंने कहा कि हमने कस्टमर से फीडबैक लिया, व्यूज लिए, और हमने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को ट्वीक किया। कुछ आइटम्स हमने ड्रॉप कर दिया, कुछ नए आइटम्स को हमने ऐड कर दिया, कुछ फीचर्स को हमने इम्प्रूव किया। ये एक लेग था। दूसरा ये लेग था कि हमने जानकारी ली कंज्यूमर से कि किन किन सेगमेंट्स में हम और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। तो हमने उसके ऊपर भी प्लान किया कि कई नए न्यू सेगमेंट्स में हम शायद नहीं, यकीनन हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे अगले 3 से 6 महीने में। तीसरा जो हमारा स्ट्रैटेजी था, हमने ये तय कर लिया कि वी वुड लाइक टू कंटिन्यू ऑफरिंग द बेस्ट पॉसिबल customer experience and customer complaint management and service delivery to our customers. बातचीत के दौरान हमने ये तय किया कि कस्टमर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेंचमार्क जो है मार्केट में आज की तारीख में कस्टमर्स का काफी चेंज हो चुका है, क्योंकि हम और आप रोज for our day-to-day needs we use a lot of our apps, and the digital, I think, experience is completely different from the conventional experience. तो हमने काफ़ी जानकारी ली, फीडबैक लिया, और हमने हमारे एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस में हमने तब्दीलियां की, और कई सारे नए प्रोसेसेस और नए UI UX जो है वो काम किया उसके ऊपर। और वी विल कंटिन्यू सॉर्ट ऑफ लॉन्चिंग एंड इम्प्रूविंग आवर सर्विसेज एज ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 to 9 months. चौथा लेग था हमारा स्ट्रेटजी का कि हम फिनटेक्स के साथ या ई टेलर्स के साथ या बिग टेक के साथ हम पार्टनर करेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करेंगे, और दोनों मिलके वी विल co-create products and features with the idea that can the bank and the partner bring to the table their own respective strengths, और दोनों साथ में मिलके हम एक पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट को ऑफर करें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, और उस सेगमेंट को हम पेनिट्रेट करें by giving a fantastically great product which is co-badged or offered by both the partners, और इस जरिए हम कई नए सेगमेंट्स को हम पेनिट्रेट करेंगे। तो ये 4 चीजें हमने रीबूट किया, जिस तरह से हमने स्ट्रेटेजी रीबूट की। और पहला जो उसमें मूव था, आपने देखा कि पेटीएम को स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनरशिप हमने अनाउंस किया, और कई सारे और अलायंसेस हम अनाउंस करने जाएंगे ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months। अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लास्ट स्टेजेस पे, फाइनलाइजेशन स्टेजेस पे हैं, बट यू विल सी अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट हैपनिंग इन मेनी ऑफ द अनाउंसमेंट्स व्हिच विल मेक ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months। तो ये एक पहलू था मैं जो आपसे शेयर करना चाह रहा था। दूसरा ये है कि आपने पूछा कि what kind of changes have happened over the last 1 year, let's say, and I'll expand the scope to say पैंडेमिक और प्री पैंडेमिक में हमने क्या चेंजेस नोटिस किए कस्टमर बिहेवियर में। एक तो ये है कि ई कॉम जो है वह सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ ओवर द लास्ट
year and a half or two. इसका मतलब a lot of purchases have gone online. Many new merchants have opened up websites, many new apps have been launched, many new services have been launched online. और घर बैठे बैठे लोग 24/7 you could sort of avail of these services and purchase them. For us as a bank, as a large merchant acquirer, हम merchant acquiring में सबसे ज़्यादा value market share पाते हैं. So we improved our product. We actually opened up a lot of new segments. We sourced a lot of new merchants, and we continue maintaining our market share in those segments. But online is an area which we saw clear growth. दूसरा area जो है हमने growth काफी देखी वो day-to-day needs, grocery, small ticket item जो कि हम पहले बाजार में जाके हम खुद या कैश से पे करते थे. So that's another area which we saw day-to-day needs. We saw putting on electronic means, credit card, debit card, and even UPI. तो वो एक दूसरा segment हमने देखा कि काफी growth हो चुका है, and that growth continues to sustain. तीसरा segment हमने ये देखा कि work from home और work for home के लिए काफी सारी expenses और काफी सारी purchases हुई है. जैसे कि आप जानते हैं करीबन 1-1.5 साल से लोग घर से काम कर रहे हैं और घर में लोगों ने ऑफिस बनाना पड़ा. तो दूसरा लैपटॉप, तीसरा लैपटॉप, बच्चों के लिए टीवी अलग सा, वाईफाई कनेक्शंस, सब्सक्रिप्शंस, काफी ये सब सारी चीजें. तो वर्क फ्रॉम होम और वर्क फॉर होम के लिए कई सारी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वाइट गुड्स, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, फर्नीचर, ये सब सेगमेंट्स में हमने काफी ग्रोथ देखी. और तीसरा जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, लीजर, रिक्रिएशन सर्विसेज, जो कि पहले लोग हम we used to go physically, going to the gym, going to spas, going to a lot of online video content, lot of education courses, rent payments. ये सब चीजें हमने, these categories also moved online or through apps, and these are new emerging categories, and we see significant growth actually happening in this thing. So we saw good sort of new categories opening up, and that's actually helped overall spends to bounce back to pre-COVID levels. The traditional segments which actually got the hit maximum, which is say eating out and travel both domestic and international, I think slowly वापस आ रहे हैं. As you see, the domestic segment is really booming. International segment, travel segments is starting to come back as the economy globally and India also opens up, and soon we will see those segments also back to pre-COVID levels. तो ये जो दूसरा पहलू था, मैं ये बताना चाह रहा था कि इस तरह से हमने differences देखी है consumer behavior में, new emerging trends देखी है, and very exciting space to sort of open up many of these new segments. तो ये दो चीजें मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाह रहा था. बिल्कुल. एक बार आपको ये भी सुनवा देते हैं कि डिजिटल बैंकिंग और बाय नाउ पे लेटर को लेकर पराग राव का क्या कहना है. आइए आपको एक बार दिखा देते हैं. दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ. एक तो ये है कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि RBI has expressed some concern is in the lending space, the digital lending space, especially in products like BNPL, where there were incidences and instances where I think consumers were being charged extremely high rates of interest rate, a lot of hidden fees, lack of transparency in the charges, leading to sort of lot of customer dissonance. That's an area of concern for the regulator and also responsible banks like us, because it's extremely important in a large growing segment, especially which impacts the liquidity of individuals, whether it's the liability side or the lending side. The philosophy being that the charges should be reasonable, and I think there should be complete transparency of charges. As a bank, we completely ascribe to that and are encouraging of any means which sort of helps ensure that customers get reasonably charged, and at the same time there's absolute transparency in the charges. तो ये एक concern था, RBI ने express किया है, and I think that concern is also embedded as part of this discussion paper to say that customers should be charged reasonably and there should be complete transparency of charges.
a customer should know what he is signing up for, और अगर लोन लिया है तो महीने का कितना EMI होगा, क्या चार्जेस होंगे, क्या पेनल चार्जेस होंगे, ये कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए. ये एक important area है जो कि I think RBI has expressed, and that's also embedded in the discussion paper. The second aspect जो है कि is as you already know, there are many payment forms which are already free to the customer. UPI आप जैसे आप जानते हैं बहुत P2P जो हम और आप जो मनी ट्रांसफर करते हैं ऐप से, वो फ्री सर्विस है. P2M जो बोलते हैं, दैट इज पेमेंट जो हम मर्चेंट को करते हैं, दुकानदार को करते हैं यूपीआई के जरिए, वो भी फ्री है मर्चेंट के लिए. डेबिट कार्ड्स, रुपे डेबिट कार्ड्स इट्स ऑलरेडी फ्री टू द मर्चेंट. द MDR इज 0. कई साल पहले, 3-4 साल पहले, the MDR for other debit cards was also brought down with the idea to improve and increase the debit card payments in the industry. वो already कम हो चुका है. तो आप देखिएगा कि पूरा जो जितने transactions हो रहे हैं पेमेंट मार्केट में, तकरीबन 90 to 95% of the transactions already are extremely low MDR or nil MDR, because मैंने कहा UPI और डेबिट कार्ड्स, P2M, P2P और even जो वॉलेट जो है, all that pricing is the MDR is actually extremely low. बचा है क्रेडिट कार्ड्स जो कि if you see is only about 4 to 5% of the overall market transactions. Okay, and that therefore focuses only on high value and only a small set of customers. तो मेरे ख्याल से I don't think MDR is a larger issue. I think what the industry has been saying is that if you need to have a very robust and vibrant payment ecosystem in the country, you need to encourage innovation and you need to encourage further investments. Network lay down करने में you need to have a long-term view. उसके लिए investments ज़रूरी है. Banks have been always investing in the network, चाहे वो merchant acceptance system हो, चाहे वो net banking हो, चाहे वो UPI system हो. We've been consistently, I think one school of thought has always been that there should be a reasonable amount of charges in the ecosystem so that it actually encourages more and more investments into innovation and expansion of the marketplace. Penetration जो है payments की इंडिया में अभी भी बहुत कम है. अभी just double digits हो चुका है. इसके पहले कई सालों से single digits में था और कैश अभी. चलिए, बिल्कुल. तो आप पराग रॉय को सुन रहे थे, HDFC बैंक, और अब हमने देखा कि किस तरह से क्रेडिट स्वाइप्स के नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़े और उस पर आगे की डायरेक्शन बात करते हुए 18 हाउस स्वदेश पर. शुक्रिया बहुत बहुत पराग रॉय इन सब डिटेल्स के लिए.